तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था, है ना। और क्वेश्चन से पूछ करके भी तुम लोग को पता चल गया कि हाँ, रेस्पिरेशन का बहुत सारा पार्ट जो है वो तुम लोगों को पता है। अब हम लोग रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के टाइप्स में देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो लास्ट क्लास में बता दिया था कि रेस्पिरेशन जो है तो वाइडर कॉन्सेप्ट है ना। और इसी के अंदर एक आता है ब्रीदिंग, है ना। इसी के अंदर आता है क्या? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो होता है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है। ब्रीदिंग में क्या होता है? सिर्फ सांस का लेना और सांस का छोड़ना, है ना। ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होता है? सांस का लेना और सांस का छोड़ना, वही होता है ब्रीदिंग। सांस का लेना, सांस का छोड़ना। और रेस्पिरेशन का क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेकर के हर फूड मॉलिक्यूल को तोड़ना। कब तक? जब तक उसमें से क्या ना निकल जाए? एनर्जी ना निकल जाए। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर न्यूट्रिशन वाला जो प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें तो फूड को तोड़ा गया था, है ना। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया था उसमें क्या हो रहा था? जो पेप्टिन था, है ना, पेप्सिन, है ना, ट्रैप्सिन, ये सब क्या कर रहा था? प्रोटीन तोड़ रहा था। लेकिन ये लोग कहां तक तोड़े थे? ये लोग कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़े थे, लेकिन इतना ज्यादा सिंपलर नहीं कर दिए थे कि डायरेक्टली उसमें से क्या निकल जाए? एनर्जी निकल जाए। अल्टीमेटली जब तक एनर्जी नहीं निकल जाता तब तक उस फूड को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो ऊपर तक जितना डाइजेस्टिव सिस्टम में जो काम हुआ था उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को टूटे, और उसके बाद जब और मॉलिक्यूल टूटे 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 और हमारे शरीर के अंदर यानी सेल के अंदर क्या हुआ? हमारा सेल उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा और उसमें से क्या निकाल लिया? एनर्जी निकाल लिया। क्योंकि हमारे बॉडी को अल्टीमेट क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसको खाने से कोई मतलब नहीं है। मैं बार बता रहा हूं, अगर हमारे सेल को बोल दिया जाए कि तुमको खाना चाहिए कि एनर्जी, तो बोलेगा एनर्जी, हमको खाना नहीं चाहिए। वो तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं कि खाना से ही हम लोगों को एनर्जी मिलता है, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं, है ना। अगर कोई बोल दे कि मिट्टी खा लो, मिट्टी से एनर्जी मिल जाएगा, तो खाना से बंद कर देगा और मिट्टी खाना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी अल्टीमेटली हमारे सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए खाना खाया जाता है। क्लियर है? डाउट है? ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में ध्यान देना, दो तरह के रेस्पिरेशन आ रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में यहां बता दूं, ठीक है। एक जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एक रेस्पिरेशन कौन सा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा जो रेस्पिरेशन होगा उसको बोलेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह का रेस्पिरेशन, एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और एक हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एग्जाम में जनरली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ देता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। पहले एक बाउंड्री बात बताता हूं, सिर्फ बाउंड्री बात। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें कोई भी फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मदद से तोड़ दिया जाए, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई फूड मॉलिक्यूल टूटा, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से, है ना। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो फूड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। फूड मॉलिक्यूल ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से फूड मॉलिक्यूल टूटे। अब किसी का मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप जैसे बताया रेस्पिरेशन का मतलब फूड का टूटना, और फूड के टूटने के लिए ऑक्सीजन की तो जरूरत होती है। लेकिन ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग कभी कभी फूड से एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन, है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की मदद से भी हम लोग क्या कर देते हैं? फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि जल्दी बताओ? समझ में आ रहा है ना? अगर बेसिक देखा जाए, तो बेसिक यही बात समझना कि जो रेस्पिरेशन होते हैं उसके टाइप सिर्फ दो ही होते हैं, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ही फूड मॉलिक्यूल टूट रहा है ना। जो बेसिक जो हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी में लगातार एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मुद्दा आ जाता है कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती या बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है, तब हमारे बॉडी के अंदर जब फूड मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ता है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मदद लेते हैं। तब हम लोग किसका मदद लेते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन का मदद लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है बोर्ड में
इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से समझोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक और बात क्या है कि जनरली याद रखना कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन सेल की बात करें, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कहां होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, वो बनता है मसल सेल में, मसल सेल में। ठीक है, अब दोनों को ध्यान से समझो, पहले पहले समझो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है ना, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा को लेवल में बनाने का काम किसका है? इसका काम सिर्फ एक ऑर्गन है जिसका नाम है लंग्स, फेफड़ा। उसका काम क्या है? उसका काम ये है, उसका फंक्शन ये है कि एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑक्सीजन है उसको खींच करके अपने सीने में भर लो, चेस्ट कैविटी में भर लो। क्यों भाई? क्योंकि हमारे बॉडी में हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। उसको जितना पता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए ये पता होगा, लेकिन फिर भी उसको उससे मतलब नहीं है। उसका काम है कि एटमॉस्फेयर से जितना भी ऑक्सीजन है निकाल करके ले आओ और हर सेल को पहुंचा दो, हर सेल को दे दो। भाई क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इसलिए चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन की मदद से उस फूड को क्या करे, वो तोड़े। क्योंकि मैं बताया था कि अगर मान लो अनबॉक्सिंग कर रहे हो तो अनबॉक्सिंग करने के लिए तुमको नाइफ, चाकू की जरूरत है ना, या कोई चीज आप खोलना चाह रहे हो तो हथौड़ी की जरूरत है, तो हथौड़ी की मदद से वो टूटेगा, उसके अंदर का सामान हम लोग यूज कर लेंगे। तो हथौड़ी, नाइफ, ये सब जो हो गया वो एक तरह का समझ लो कि उस मटेरियल को तोड़ने के लिए, खोलने में मदद करता है। उसी तरीके से फूड के अंदर रखा हुआ एनर्जी को खोलने के लिए, निकालने के लिए हम लोग को नाइफ और हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी, एक तरह से बोलते हैं हैमर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो काम कौन करता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एक तरह का हैमर का काम करता है, नाइफ का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन पहुंचवाने का काम किसका है? ऑक्सीजन पहुंचवाने का काम हमारे लंग्स का है। लंग्स क्या करेगा? पूरे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकालेगा और निकाल करके वो अपने यहां भर लेगा और वहां से सप्लाई करेगा किसको? पूरे ऑर्गन को। किसके मदद से? ब्लड की मदद से। ब्लड की मदद से पूरे को क्या करेगा? वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतना डाउट नहीं है? ठीक है, तो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, तब हमारा बॉडी देता है ऑक्सीजन तो है ही आराम से, है ना। अगर जब मान लो कि तुम कोई तुम्हारे घर में कोई गिफ्ट आया या फिर अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाए और तुम्हारे पास नाइफ है, अच्छा है ना, तो आराम से उसको काट करके बहुत अच्छे तरीके से खोलोगे, बहुत अच्छे तरीके से खोलोगे, है ना। बिल्कुल वो जो जो बोल सकते हैं बॉक्स होगा वो एकदम अच्छी तरीके से खुलेगा, है ना, जब ऑक्सीजन की मदद होगी तो। लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि नाइफ तुमको मिल ही नहीं रहा है ना, तुमको चाकू मिल ही नहीं रहा घर में। अब चाकू नहीं मिल रहा तो हाथ से ऐसे ऐसे करके फाड़ दोगे उसको, क्योंकि अंदर का चीज तो चाहिए हमको, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, लेकिन फिर भी ब्रेकडाउन तो करना है फूड मॉलिक्यूल का, है ना, ब्रेकडाउन करना है फूड मॉलिक्यूल का। तब हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन की मदद से हम लोग फूड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। अब यहां पर कैच है, क्या कैच है, ध्यान से समझना। जैसे यहां बताया गया कि फूड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की मदद ली गई, और ऑक्सीजन कहां से आया? ऑक्सीजन आया हमारे लंग्स से। लंग्स क्या ऑर्गन है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या काम है उसका? एयर को लेना, यानी ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ठीक है, वहां से क्या कर रहा है? फूड मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है। लेकिन यहां पर यह बात आता है कि कभी कभी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, है ना। ऑक्सीजन की जब हो जाती है कमी, तब हमारा बॉडी क्या करता है? अब बोलोगे कि सर जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फूड नहीं तोड़ना चाहिए, फूड तोड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन अब देखो यहां पर होता क्या, जैसे मान लो तुम चल रहे हो, ठीक है, तुम ए प्लेस से बी प्लेस तक चल रहे हो, ठीक है, चलने में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। चलने में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी कैसे होगा? अंदर में ग्लूकोज होना चाहिए, है ना, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो अब क्या हुआ? जितना दूर तक तुम चल रहे हो, जितना दूर तक चल रहे हो वहां तक एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए हमारा बॉडी देखता है कि क्या उतना फूड मॉलिक्यूल है हमारे पास? तो हाँ भाई है ना, फूड मॉलिक्यूल है, फटाफट उसको तोड़ रहा है ऑक्सीजन की मदद से और तुमको एनर्जी दे रहा है, और तुम चलते जा रहे हो, 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 है ना। तो हमारा बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, वो पूरे डे टू डे लाइफ को देखता है, तुम्हारा डे टू डे लाइफ में देखता है कि कितना बजे से कितना बजे तक कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल के तौर पर हमारे बॉडी में अभी जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, है ना, उसके बॉडी में ये बता दिया गया है कि 6 बजे से लेकर, है ना, 7:30 बजे के बीच में हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई क्यों? क्योंकि वो घर से चलते हुए ट्यूशन तक पहुंचेगा, वहां पढ़ाई करेगा, आंसर देना पड़ेगा, फिर वहां से चल के अपने घर तक जाएगा, यानी उस समय तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिर 7:30 से 10 बजे तक कम भी एनर्जी रहेगा ना तो चलेगा। मतलब एक तरह से हमारा पूरा मैकेनिज्म बन जाता है, हमारा ब्रेन बता देता है, एकदम टाइम टेबल बना देता है ऑक्सीजन का कि कब कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब क्या हुआ? हमारे बॉडी को क्या पता था? हमारे बॉडी को यह पता था कि 7:30 से 10 बजे तक ये इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ना हुआ। हाँ? अब क्या हुआ? तुम लोग में से किसी को पता चल गया कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है। अब लॉकडाउन खत्म हो सकता है मतलब इसका कि खेलने निकला जा सकता है,
जो पहले खेलने नहीं निकल रहे थे, जिसके कारण एनर्जी कम यूज हो रहा था, अब अचानक क्या हुआ? अभी तो हमारा ब्रेन को पता ही नहीं है कि अचानक लॉकडाउन खुल गया और ये चल गया खेलने के लिए। वो तो बस यही अज्यूम कर रहा है ना कि हर दिन जो 7:30 बजे से 10 बजे तक आराम करता है, इस समय भी आराम करेगा। तो वो सोचा था कि इस समय में आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है, कम भी एनर्जी ऑक्सीजन रहेगा तो चलेगा। तो अब क्या हुआ कि वो उसी अमाउंट पे एनर्जी ऑक्सीजन दिया, है ना, जितना उसको जरूरत है उतनी ऑक्सीजन दिया, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ गई, कब? 7:30 के बजे के बाद। अब क्या हुआ? अचानक आप दौड़ते दौड़ते चले गए खेलने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते जा रहे हो खेलने के लिए, अब हमारा ब्रेन परेशान। अब हमारा ब्रेन परेशान क्यों? क्योंकि वो क्या एजम्पशन किया था? वो एजम्पशन किया था कि 7:30 से 10 बजे तक ये बच्चा कुछ नहीं खेलेगा, ये तो घर में आराम करेगा, तो कम एनर्जी कम ऑक्सीजन भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक ये दौड़ने लग गया, यानी अब मेरे पास ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई या ज्यादा हो गया? कमी हो गई। अब क्या करें? अब हमारे लंग्स को बोलता है कि भाई तेरे पास ज्यादा ऑक्सीजन जल्दी दे। तो अब लंग्स, तो अब तुम जा रहे हो तो लंग्स क्या कर रहा है? बहुत तेजी से सांस, तुम ज्यादा ज्यादा मात्रा में सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा फिर हमारी बॉडी में बन जाए। लेकिन अभी भी देख रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है और इसको एनर्जी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन इसको चाहिए। अब क्या करें? तब ये क्या करता है? हमारा बॉडी जाता है मसल सेल के पास। हमारे मसल सेल के पास बोलता है भाई प्लीज हमको एनर्जी दे दो, हमको एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि मान ही नहीं रहा, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है और मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो तू ही है तो कुछ कर सकता है। तो ई है एकदम, बोलता ठीक है बिना ऑक्सीजन की मदद से हम तोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अब ये बोलता है मसल सेल कि ठीक है बिना ऑक्सीजन की मदद से हम तुम्हारा एनर्जी तो दे देंगे तुमको, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज देंगे। अब बोलेगा क्या चीज? तो तुरंत ही बोला कि अच्छा हम समझ गए कि तुम जो ये जैसे देता है, क्या देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। एनर्जी यूज कर लेते हैं, वाटर यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। से बोलता है ना ना ना, एनर्जी के साथ कुछ और चीज देंगे। क्या? लैक्टिक एसिड देंगे तुमको। लैक्टिक एसिड, ध्यान देना, ध्यान देना, फूड को टूटने के बाद बता रहा हूं, ठीक है? फूड को टूटने के बाद, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं एरोबिक में, ठीक है? एरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन इसको चाहिए, है ना, उसके मदद से क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज टूट जाता है। क्या चीज में टूटता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है? असली में यही एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना। एक ग्लूकोज टूटता है, एक ग्लूकोज टूटता है तो 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कैसा ग्लूकोज लिया है, गुपचुप वाला ग्लूकोज लिया है या रोटी वाला ग्लूकोज लिया है ना, ये भी मैटर करता है ग्लूकोज आता है, ठीक है? तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में गया वो ऑक्सीजन की मदद से टूटा, जिसमें से क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला और एनर्जी निकला। इसके पहले भी क्लास में बताया थे कि एनर्जी हमारा बॉडी यूटिलाइज कर लेता है, जो उसको वही मेन चीज चाहिए। अल्टीमेटली तो एनर्जी के लिए सब पूरा काम जाम हो रहा है। वाटर, बोला कि ठीक है चलो वाटर रख लेते हैं, हम लोग का बॉडी क्या रहेगा? हाइड्रेटेड रहेगा, है ना, पानी की कमी नहीं होगी हमारे बॉडी में, इसलिए पानी रख लेता है। लेकिन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इसकी कोई जरूरत नहीं, वो निकाल देता है। समझ में? तो ये तो तब जब ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी में है। लेकिन क्या होगा जब ऑक्सीजन की मात्रा हो गई कम? अब ऑक्सीजन को स्टोर करके हमारे लंग्स में रखा जाता है। अब उस हिसाब से क्या हुआ कि जिस हिसाब से हम रखे थे, लेकिन अचानक वो पर्सन, वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? अल्टर काम करने लग गया। 7:30 से 10 बजे का काम उसका दौड़ने खेलने का नहीं था, लेकिन अब वो क्या करने लगा? दौड़ने खेलने लगा। तो उस अमाउंट पे क्या नहीं मिला उसको? ऑक्सीजन नहीं मिला, लेकिन उसको एनर्जी तो चाहिए। अब उसको बार बार ब्रेन में हिट कर रहा है कि खेलने मत जाओ, खेलने मत जाओ। अब बोलेगा अब तो आ जाएंगे, कौन हमको रोकेगा? ब्रेन बोल रहा है मत जाओ, क्यों? क्योंकि रहोगे तो भाई ऑक्सीजन की ज्यादा कमी नहीं होगी। लेकिन तुम तो जिद्दी, तुम बोलेगा अपने ब्रेन में थोड़ी ना, हमको खेलने का मानना है। तो अब क्या हुआ कि यहां इस केस में क्या होगा कि ग्लूकोज टूटेगा, है ना, ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से नहीं, ठीक है? तो ऑक्सीजन की मदद से नहीं टूटा, लेकिन ये कहां टूटेगा? मसल सेल में, ठीक है? तो जब ये टूटा तो ये किसमें टूटेगा? ये टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और एनर्जी, ठीक है? अब ध्यान देना, ये एनर्जी यूज कर लें, लेकिन ध्यान देना एक ग्लूकोज टूटेगा तो कितना एटीपी बना? 2 एटीपी। 2 एटीपी, बताओ, सिर्फ 2 एटीपी बना। लेकिन उसमें भी हमारा ब्रेन खुश है, क्यों? क्योंकि ना से हाँ तो सही, ना से हाँ तो सही, पहले तो बिल्कुल एनर्जी नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं, मजबूरी में गया इसके पास। जब आपके पास भरपूर पैसा है तो जो मर्जी वो खरीद लोगे, लेकिन जब पैसे की हो जाती है बहुत कमी तो आप अपने दोस्तों से मांगते हो। तो अगर मान लो आप 100 रुपए मांग रहे हो तो जरूर पूरा 100 रुपए दे देगा, वो बोलेगा भाई 85 रुपया दे पाएंगे, और 50 रुपए देंगे उसमें भी हम तुमसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट। उसमें भी हम तुमसे लेंगे क्या? इंटरेस्ट। लेकिन जब तुमको बहुत जरूरी काम होगा, बहुत जरूरी, तो तुम 50 रुपया भी ले लोगे और बोलोगे ठीक है हम तुमको इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार, मजबूरी में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। समझ आ रहा है? तो यही लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3। समझ में आ रहा है? ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? और ध्यान देना इसमें तुमको कितना मिला? 2 एटीपी मिला।
इसमें कितना एटीपी मिला? 38 एटीपी मिला। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं था और इसमें ऑक्सीजन था। तो विदाउट ऑक्सीजन जब ग्लूकोज टूटता है एनर्जी में तो कितना एटीपी मिलता है? 2 ही एटीपी मिलता है। और जब ऑक्सीजन की मदद से कोई एनर्जी टूटता है तो कितना एटीपी मिलता है? 38 एटीपी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलता है सिर्फ एक ग्लूकोज के टूटने से। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं ये लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड निकलता है तो ये लैक्टिक एसिड ना क्या करता है, हमारे मसल्स में जाकर जाम हो जाता है। ये मसल्स में जाकर क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये मसल्स में भरने लग जाता है हमारा मसल्स होने लगता है टाइट। हमारा मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और टाइट हो जाता है। और टाइट जैसे जैसे होने लगेगा आगे जितना आप जाओगे आपको दर्द होने लगेगा, क्योंकि ये तो पूरा टाइट हो गया। मसल्स तो थोड़ा ढीला होना चाहिए ना। अब ये लैक्टिक एसिड के भरने से क्या हो गया, क्योंकि लैक्टिक एसिड भर गया, एडिशनल भर गया। यहां पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था वेस्ट एक तरह से, तो इसको तो शरीर से बाहर निकाल लिए थे, लेकिन इसको तो बाहर निकाल नहीं पा रहे। तो ये कहां जाकर जम गया? मसल सेल पर। और मसल सेल जो हमारा एकदम लूज था उसको क्या कर दिया? टाइट कर दिया। अब एकदम टाइट कर दिया तो जिसको हम लोग साइंस की भाषा में या नॉर्मल भाषा में बोलते हैं क्रैम्प आ जाना, है ना, स्ट्रेन हो जाना। अब हमारा जब मसल जब स्ट्रेन हो गया तब हमको होने लगा दर्द, और जहां हुआ दर्द वहीं बढ़ गया ऊपर से, अब वो आगे नहीं जाएगा। क्यों? देखो कब तक वो चल रहा है, जब तक वो जो ग्लूकोज है तुम्हारे बॉडी में वो विदाउट विदाउट ऑक्सीजन से टूटा। लेकिन उतना ही मात्रा में लैक्टिक एसिड बढ़ता जा रहा है ना। मान लो तुम यहां खड़े थे तो यहां 2% में लैक्टिक एसिड बढ़ा, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। लेकिन अब मेरे को दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना आगे चलेंगे उतना एनर्जी टूटेगा, और वहां पर तो ऑक्सीजन है नहीं। और जितना विदाउट ऑक्सीजन से एनर्जी टूटेगा उतना क्या भरेगा? लैक्टिक एसिड। तो यहां लैक्टिक एसिड कम था, यहां थोड़ा और ज्यादा हुआ, यहां और ज्यादा हुआ, यहां और ज्यादा हुआ। हमारा ब्रेन एक इंपल्स भेज देता है कि अब जितना भी ज्यादा हो जाए एक समय ऐसा होगा तो उसको रोक दिया जाएगा। अब उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, दर्द होने लगेगा वो रुक जाएगा। समझ में आया? पूरा वो जो मसल्स होगा उसको जो पार्ट है ना, सिर्फ मसल्स में, चाहे वो थाई मसल हो है ना या बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो, यहां पर वहीं पर क्या होगा कि ये लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। अब टाइट होगा तो दर्द होने लगेगा, अब पर्सन वो रुक गया वहीं पर, अब रुक गया। अब ये लैक्टिक एसिड हो सकता है कि 1 से लेकर 4 दिन तक रह सकता है ना, 1 से 4 दिन तक उसके उस मसल्स पर रह सकता है। और निकालने का जो जनरल तरीका है वो क्या है कि हॉट वाटर बाथ दे दिया जाए उसको, है ना, सेकाई कर दी जाए वहां पर, है ना। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग आयोडेक्स और बाम वाम लगा देते हैं तो वो वही काम कर देता है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये बॉडी के सेल से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और फिर हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तब ये ब्रेन को समझ में आता है कि नहीं, ये 7:30 बजे से 10 बजे भी कूद सकता है, तो हमको और एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन को ये अलग स्टोर करके रख देता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। तो असलियत में क्या हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और वो ग्लूकोज टूटता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का एक तरह का सेल है, सेल ऑर्गेनेल से जो सेल के अंदर ही पाया जाता है वहां टूटता है। तो कैसे टूटता है यहां पर देख लो, कितना एनर्जी मिलता है, ये सारा चीज पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन की मदद से खाना को तोड़ा जाता है, खाना को तोड़ा जाता है। लेकिन वो खाना टूटता कहां पर है? वो टूटता है मसल सेल पर। मसल सेल पर, जहां जहां मसल सेल होगा वहीं पर ये टूटेगा। लेकिन टूटने के साथ साथ क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड। ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सभी को आ गया? उधर आया समझ में? आया उधर समझ में तुम लोगों को? सना तुमको समझ में आया? ठीक है, जल्दी करें, जल्दी लिख लो फिर आगे बताएंगे। और नहीं, अभी तुम पढ़ोगे, बस आगे पढ़ोगे। ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है। बताइए, पायरुवेट है वो। मिटा दूं?
मिटा दो ना। चलो अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना क्या है। अब थोड़ा सा और टेक्निकल होकर समझते हैं इसको। देखो क्या होता है, होता यह है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज आया, ठीक है, ये ग्लूकोज का प्रोसेस सेल के अंदर, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है ना, तो सेल के अंदर, तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेल के अंदर की बात हो रही है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि हाँ साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है हम लोग जानते हैं कि एक जो हमारा सेल है, जैसे सपोज दैट ये हमारा सेल है, ठीक है, तो सेल का बाहर वाला जो बाउंड्री होगा, है ना, बाहर वाला बाउंड्री होगा, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्लास 9 में पढ़े थे। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो लिक्विड वाला पार्ट है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, पूरा लिक्विड वाला पार्ट। और ये वाला क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। अंडे के रूप में बताए थे ना कि अंडा के रूप में देखोगे तो अंडे में जो व्हाइट वाला जितना पार्ट है, ये व्हाइट वाला है ना, ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है ना। और जो येलो होता है एग योक, वो हमारा न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया, ये 9 क्लास में बताए थे। तो ये जो प्रोसेस है वो कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं पहले ये बताओ। हाँ, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज जो होता है वो टूट जाता है पायरुवेट में, इसमें पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट क्या है, सिंपल से समझ लो। पायरुवेट का मतलब कि ये ग्लूकोज जो है ना, जो 6 कार्बन कंपाउंड था, वो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। कितने में, 3 कार्बन कंपाउंड। मतलब कि पहले जो कार्बन का 6 पेयर बन रहा था, 6, ठीक है, 6 बन रहा था, अब वो क्या हो गया, 2 भाग में टूट गया, है ना। वो 2 भाग में क्या हो गया, टूट गया। तो जब 2 भाग में टूट गया तो एक अलग क्या कहलाने लगा, पायरुवेट, और एक अलग कहलाने लगा क्या, पायरुवेट। यानी कुल मिलाकर एक ग्लूकोज कितने पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, 2 में, है ना, 3 3 का, है ना, 3 इधर और 3 उधर, तो कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। तो बस समझ लो कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज किस में टूट जाता है, पायरुवेट में। तो ये जिस तरीके से दिखाया गया कि 6 बॉन्डिंग बना था, ठीक है, कार्बन का, ग्लूकोज में कार्बन का 6 बॉन्डिंग है, लेकिन इसी को तोड़ दोगे तो ये 2 भाग में आ गया। जब 2 भाग में आ गया तो ये एक पायरुवेट कहलाने लगेगा, ये एक बात अलग है, वो ग्लूकोज ही है, लेकिन टूट गया ना, तो इसलिए उसका नाम बस क्या बोलने लगे हम लोग, पायरुवेट बोलने लगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, डाउट है किसी को, नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना हाँ बोलो। नहीं नहीं, कार्बन ही टूटता है, ठीक है, वो वाला तो फॉर्म रहता ही है उसका। ऑक्सीजन ये तो दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, है ना, एनर्जी फॉर्म कर लेगा। कार्बन ही टूटता है, कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि ये पायरुवेट जो है, ठीक है, अच्छा, जो ग्लूकोज, ध्यान दे रहा, जो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, कहां टूटा, साइटोप्लाज्म में, हमारे सेल के कहां पर, साइटोप्लाज्म में। मतलब जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो कितना कार्बन कंपाउंड बन गया, 3 कार्बन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोलाइसिस, ये प्रोसेस का नाम है ग्लूकोलाइसिस। अब ये ग्लूको का मतलब क्या है, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज का, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी टूटना, ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज को तोड़ना ही प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लूकोलाइसिस। और ये प्रोसेस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो टूट करके 2 भाग में बढ़ जाता है, क्या बना लेता है, पायरुवेट। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, हाँ वाई है, वाई है, हाँ साइटोप्लाज्म वो जो पूरा व्हाइट वाला पार्ट है हम लोगों का, ठीक है, इस तरीके समझ सकते हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ऊपर वाला क्या है, प्रोसेस है कि जो ग्लूकोज है वो टूट गया किसमें, पायरुवेट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोलाइसिस। और ये प्रोसेस होता कहां है, ये प्रोसेस होता है सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर ये होता है, ठीक है, ये प्रोसेस वहां पर होता है। क्या होता है, 6 कार्बन टूट जाता है 3 3 कार्बन के 2 पेयर में। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में। अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, देखो तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में भी इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहां पर 3 पेयर बना दिए हम, ठीक है, 3 पेयर बना दिए। तो अब ध्यान देना कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देना, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि ये पायरुवेट, अब ये पायरुवेट क्या होगा, ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा, है ना। तो किसके मदद से, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की मदद से ये पायरुवेट टूटेगा। इसका तीन फेज है, तीन तरीके से ये पायरुवेट टूटता है। ये पायरुवेट तीन तरीके से टूटता है। तो पहले हम नीचे वाला बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पायरुवेट है ना, अगर ऑक्सीजन की मदद से टूट रहा है, ऑक्सीजन की मदद से टूट रहा है, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो कि अभी हम बताए, है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बताए थे ना कि ग्लूकोज जो है वो क्या होगा? ऑक्सीजन की मदद से टूट जाएगा। कहां कहां? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एक ही बार में तीनों नहीं बताया, क्या अलग अलग बता दें? बोलो। नहीं नहीं, अलग बताएंगे तो तुम लोग बुक में तो देख ही लोगे, छोड़ दो, हम अलग ही बता देते हैं, नहीं तो तुम लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो, ये ग्लूकोज ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस से पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। कहां पर हुआ? साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट जो कि पहले से और ज्यादा क्या हो गया है? छोटा हो गया है। अब ये पायरुवेट क्या होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, नहीं पे लिख देते, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया पर, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पर यही पायरुवेट अब कन्वर्ट होगा क्या चीज में? अब ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, और एनर्जी। बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया, है ना, कि क्या हुआ? ये ग्लूकोज किस प्रोसेस से? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, है ना। फिर यही पायरुवेट ऑक्सीजन की मदद से क्या हुआ? टूटा तीन भाग में, है ना। इसको बाहर निकाल दिया गया, वाटर को यूज कर दिया गया और एनर्जी कितने रूप में आ गया? 38 एटीपी के रूप में। और फिर उसी को कहां पर स्टोर कर दिया गया? माइटोकॉन्ड्रियम। मतलब ये जो प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियम, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। और ये वाला जो प्रोसेस होता है यहां तक, वो कहां होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक सेल के अंदर की बात की जाए, अगर ये हमारा सेल है, अगर ये हमारा सेल है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, है ना। और यहां पर होता है हमारा, मान लो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सपोज है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस वो यहां हो रहा है, इधर ही कहीं, ये पूरी जगह पर, बाउंड्री के अंदर और इसके बाहर, है ना, ये वाला प्रोसेस, ये। और ये वाला जो प्रोसेस है ना, वो हो रहा है इसके अंदर। कहां पर हो रहा है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यही है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? यानी इतना प्रोसेस जो है वो इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये इतना जो प्रोसेस है वो जस्ट इसके बाहर ये वाले पार्ट पर हो रहा है, एक सेल का। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब सेकंड समझते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि अगर ग्लूकोज ग्लूकोज टूटा किसमें? पायरुवेट में, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज टूटा किसमें? पायरुवेट में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ये कहां टूटेगा? ये टूटेगा साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रहा है? ये यही टूटेगा। अब यहां से देखना, अब जो पायरुवेट है ना, अब ये देखना, पायरुवेट जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी, ऐसा नहीं कि खत्म, बिल्कुल ना रहना। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि विदाउट ऑक्सीजन, जो मैं बोल रहा हूं विदाउट ऑक्सीजन, इसका मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीजन ना रहना, ऐसा नहीं, कम रहना। क्या रहना? कम रहना, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? कम ऑक्सीजन रहा तब, तो कम ऑक्सीजन रहा तो ये पायरुवेट टूटेगा, ठीक है। लेकिन कहां टूटेगा? मसल सेल में, मसल सेल में। समझ में आ रहा है? तो यही पायरुवेट जो है वो किसमें टूट जाएगा? टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड। और क्या मिल जाएगा? एनर्जी, ठीक है। ये है हमारा लैक्टिक एसिड। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन था तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा, है ना। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मसल सेल में टूटा। क्या चीज में टूटा? ये पहले तुम लोग एरोबिक और एनारोबिक में बता दिया, ठीक है। अब जो तीसरा फेज है जिसमें क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें तो ऑक्सीजन रहेगा नहीं, तो ये हम लोग नहीं, एक बैक्टीरिया करता है ये, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट जिसको हम लोग हिंदी में खमीर बोलते हैं, है ना। कहां पे खाने वाला जो सोडा यूज करते हो, खाने वाला सोडा, उसमें भी यही लोग होते हैं, है ना, वो लोग यही काम करते हैं। लेकिन उन लोग क्या करते हैं? वो लोग जो फूड मटेरियल को तोड़ते हैं उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। इसे ध्यान देना, अगर इडली डोसा बन रहा होता है तो जो डो होता है, यानी उसका जो मेन बैटर होता है, बैटर के ऊपर ना ढक्कन लगा दिया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ना मिले। बिना ऑक्सीजन की मदद से वो क्या करे? उसको तोड़े। तो ध्यान देना, वो जो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे मैं ऊपर बता देता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो टूटता है किसमें? पायरुवेट,
वेट में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ये कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट, ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी अब वहां पर क्या नहीं है? बिल्कुल ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो तोड़ता है या टूटता है कहां पर? ईस्ट तोड़ता है इसको, ईस्ट। ईस्ट एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे बॉडी में नहीं होता। ठीक है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म, वो ये काम करता है। ठीक है, वहां पर जैसे मान लो केक बनाना हो, है ना, या ब्रेड बनाना हो, है ना, जहां पर उसको फुलवाने की जरूरत है वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो ईस्ट है वो किसमें टूट जाता है? एथेनॉल में। किसमें? एथेनॉल। इथेनॉल नहीं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, C2H5OH। ठीक है, पढ़ोगे चैप्टर 5 पढ़ोगे ना, पूरा एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, ओइक एसिड के बारे में पढ़ोगे, पूरी फैमिली पढ़ोगे, अल्काइल ग्रुप, ये सारा पढ़ोगे चैप्टर 4। टेंशन मतलब ये सारा चीज बनाना सिखाऊंगा। तो क्या हुआ कि इसमें से क्या निकला? एथेनॉल निकला, यानी एथेनॉल रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला और क्या निकला? एनर्जी। अब मेरी बात को ध्यान देना, ये हमारा क्या है? ये हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल। तो ध्यान देना, तुम देखना कभी भी केक और ये सब जो बनता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें ईस्ट डाल दिया जाता है। ईस्ट मतलब खमीर, है ना, वो डाल दिया जाता है। तो अगर आप देखोगे खमीर को, अगर मान लो कि मेरा बैटर जो है वो इतना लेवल पे है और उसमें हम डाल दिए तो रात भर के छोड़ देते हैं ढक्कन में ढक करके कि ऑक्सीजन की मात्रा ना रहे। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस से पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, उसके कहां पर? साइटोप्लाज्म में। अब वो क्या करेगा? वो ईस्ट बिना ऑक्सीजन के, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। देखो देखो इन तीनों में क्या अंतर है? यहाँ पर बहुत मात्रा, पूरा मात्रा में एनर्जी ऑक्सीजन है, यहाँ कम एनर्जी है और यहाँ बिल्कुल एनर्जी नहीं है। ये वाला चीज को हमको नीचे लिखना चाहिए था, तो बहुत अच्छा होता है ना। क्या होता? बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, उससे कम ऑक्सीजन और बिल्कुल नहीं ऑक्सीजन, यही ना होता, लेकिन जगह नहीं कहा। हाँ बोल। क्या? हाँ, तो वो भी काम करता है, वही वही है, वही तो है, खाने वाला सोडा, ये सब में तो यही लोग हैं। ठीक है, तो देखना ये लोग क्या होते हैं? ये बिना ऑक्सीजन की मदद से, यानी ऑक्सीजन पूरा बिल्कुल चाहिए ही नहीं, मसल सेल को तो बिल्कुल चाहिए लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, इसको तो बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ में आया? तो अब ये क्या करते हैं कि इस पायरुवेट को तोड़ देते हैं अल्कोहल यानी एथेनॉल में, और यही एथेनॉल जो होता है ये किसका पार्ट है? अल्कोहल का। ये किसका ग्रुप है? अल्कोहल का। पढ़ोगे ना 4 चैप्टर में तो समझ में आएगा। तो ये किसका कार्बन कंपाउंड है? अल्कोहल का। तो यही इसी के कारण ना थोड़ा देखना, थोड़ा अजीब सा स्मेल आता है, अनप्लीजेंट स्मेल आता है। किसका? उस बैटर का। अगर बैटर खोलोगे तो एकदम अजीब सा स्मेल आएगा, बदबू तो नहीं बोल सकते, खाने वाला चीज है तो वो अजीब सा स्मेल आएगा इसके कारण। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से इतना ज्यादा निकलता है कि उस ब्रेड में ना देखना छोटे छोटे छेद होने के कारण वो फूल जाता है ना। ब्रेड को ध्यान देना, अगर ब्रेड जो बन गया है तो ब्रेड में देखना छोटे 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 छेद होते हैं और कहीं कहीं बहुत बड़ा छेद हो जाता है। तो जो जहां बड़ा छेद है ना, मतलब वहां पर क्या निकला? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, है ना। और जहां छोटे छोटे थे वहां पर कम कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो ब्रेड को देखोगे हाथ से जगह पर ना छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा सा छेद हो गया। समझ में आया? तो जहां ज्यादा बड़ा छेद हो गया वहां पर ज्यादा मात्रा में क्या निकला था? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए देखो अब क्या हुआ, एग्जांपल से समझना। होता ये है कि जैसे मान लो कि इतना लेवल का मेरे पास बैटर था, है ना, अब बैटर पे ये काम करने लगा, जब काम करने लग गया तो एथेनॉल और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो एनर्जी तो ये खुद ही यूज कर लिया, है ना, एनर्जी खुद ही यूज कर लिया उसी में, बार बार ये करता। और यही क्या हुआ, उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगे। जी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगे तो इतना इतना एरिया बढ़ने लगा। तो जो ये इतना बड़ा था अब वो इतना बड़ा हो गया, है ना। क्या हो गया? फूल गया, जिसको मैं बोलते हैं फूलना, है ना। तो किसके कारण फूल गया? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आ गए, है ना। तो वो क्या हो गया? पहले इतना था, है ना, जब रात में रखे थे उस क्या बोल सकते हैं बैटर को, कौन सा बैटर को? मान लो कि हम वो बना रहे हैं, इडली डोसा बना रहे हैं, है ना, या केक बना रहे हैं। तो पहले बैटर इतना था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भरने के कारण क्या हुआ? वो फूल गया, फ्लफी हो गया। किसके कारण? इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वो ना, हाँ, तो क्यों? क्योंकि देखो ये तो इसका एक फेज है कि भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना ऑक्सीडेशन का भी तो प्रोसेस होना है। हम तो पढ़े ना चैप्टर 1 में, ऑक्सीडेशन का भी तो प्रोसेस है, उसको भी तो करवाना है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ गया? डाउट है तो समझ में आ गया। क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूटा ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस से, और ये हुआ कहां पर? ये हुआ साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट फिर ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा। कितने भाग में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी यूज कर लिए, वाटर यूज कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के द्वारा बाहर निकलवा दिए। अगर फिर वही हुआ, ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में। अब क्या हुआ? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की हो गई कमी, लेकिन फिर भी चाहिए हमको एनर्जी। तो हमारा बॉडी क्या किया कि उस कम वाले ऑक्सीजन से, क्योंकि कमी है ऑक्सीजन में, तो उसको क्या किया? मसल सेल में जाकर के उसको तोड़ा। तो मसल सेल में जब जाकर उसको तोड़ा तो उससे क्या निकला? लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकला। तो एनर्जी तो यूटिलाइज कर लिया, लेकिन साथ ही साथ में लैक्टिक एसिड निकला जो कि उसके क्रैम्प होने में मददगार, एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको क्या हो गया? क्रैम्प हो गया। और ये तीसरा जो लास्ट जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तुम लोग पढ़े होगे लोअर क्लास में, क्लास 6 7 में पढ़े होगे फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है वो बिना ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, कौन तोड़ता है उसको, ईस्ट। वो उसको तोड़ता है किसमें, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज हो रहा है, और एथेनॉल जो कि थोड़ा सा स्मेल लाने में उसमें मदद कर रहा है। समझ में आ रहा है, यानी अल्कोहल बनाने में भी इसका मदद किया जाता है। हाँ बोलो। लैक्टिक एसिड को उत निकलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो वही तो बोल रहे हैं ना, बाद उसको देना पड़ता है, गर्मी देना पड़ता है, तब वो जो टाइट होता है ना वो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्लियर हुआ, डाउट है इसमें, इन दोनों में 2 एटीपी। हाँ ध्यान देना कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड था, ध्यान देना ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है, ये 3 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और ये जो लैक्टिक होता है ना, लैक्टिक लैक्टिक होता है 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें बिल्कुल टूटता नहीं है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक होता है, एक कार्बन, और ये 2 कार्बन, देखो यहीं पे लिखा हुआ 2 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। देखो देख के पता चल रहा है, यहां कार्बन कितना है 2, यहां कार्बन कितना है 1, एक कार्बन 1 है, यहां कार्बन कितना है 3। तो यहां जो जैसा था बस इसका क्या हो गया, फेस चेंज हो गया, है ना। और इसमें क्या हुआ, कार्बन 3 से कितना आ गया 1, यानी 2 कार्बन और हमारे बॉडी में यूटिलाइज हुआ, है ना। और यहां पर कितना था, यहां नहीं लिखे लेकिन समझ लो, 6 कार्बन यहां, 3 कार्बन यहां, और इसमें से टूटकर कितना आ गया 2 कार्बन, 1 कार्बन यूज हुआ, है ना। ये देखो 1 कार्बन यहां, ठीक है, 2 कार्बन यहां, 1 कार्बन यहां, हो गया, समझ में आ रहा है। दोनों दो दो एटीपी पे टूटता है, ध्यान देना, एटीपी नहीं लिखे ना, लिख दे क्या, ध्यान देना। एनर्जी के नीचे कितना एनर्जी निकला, इसमें भी निकलता है 2 एटीपी, है ना। इसमें से भी कितना निकलता, नहीं इसमें तो 38 एटीपी निकलता है, ठीक है, क्योंकि देखो इसको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, ये वाला सबसे नीचे लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। और इसमें भी 2 एटीपी, एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये कहां जाकर स्टोर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल में। सना तुमको समझ में आ रहा है, और भी कोई कनेक्टेड है क्या। हो गया सभी काम, जल्दी लिखो। हो गया, प्लांट है एनिमल है, इन दोनों को थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे।
ठीक है, थोड़ा बड़ा मिटा दे। तो देखो ये तो ओवरऑल रेस्पिरेशन पढ़े हम लोग, है ना, ये ओवरऑल रेस्पिरेशन था। अब हम लोग देखेंगे ये रेस्पिरेशन जो था वो किस तरीके से, वो हम लोग को पता चल गया प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है और ह्यूमन में ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस उसमें हो सकता है कि ऐसा बना दे, ये अंडरलाइन कर दे, बोले इसको फिल करो, या हो सकता है बोलेगा कि बताओ कि प्रेजेंट ऑक्सीजन की मदद से अगर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट टूटा है तो वो क्या रिलीज करवा रहा होगा। यही सब घुमा घुमा के पूछेगा, और क्या, आपको ये पूरा पता होना चाहिए, ये तो पूछता ही है। हाँ, ऐसा ब्लैंक दे देगा, कहीं ना कहीं ब्लैंक कर देगा, है ना, और फिर उसको डील करो, एक्सप्लेन करो। समझ में आया? तो चलो फिर आज की क्लास इतने ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे।